इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो, यस। सो हम लोगों ने जीएसटी पे ऑलरेडी देख चुका है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बेसिकली। कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होते हैं, कैसे इनपुट जीएसटी होता है, कैसे जीएसटी पेएबल वगैरह होता है। हमने जो बाद की जो स्टेप है ना, जो जरूरी है वो तो हमने देख चुके हैं। बट हम लोग अब चल रहे उसके थोड़ा पीछे। ठीक है, मतलब उसका बेसिक जीएसटी का, और उसके बाद उसके कुछ लॉ, बेसिकली जीएसटी का लॉ हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख चुके हैं, बाद में और होगा प्रैक्टिकल, मतलब जब मैं आपको जीएसटीआर 1 वगैरह फाइलिंग वगैरह सिखाऊंगा ना, तब और वो कवर होगा। बट क्या है ना, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका ही अलग है, राइट। मैंने आपको पहले जो मेन चीज है वो तो बता दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे में चलेंगे, ताकि आप अब रिलेट कर पाओ इजीली के, और ये चीजों को समझ पाओगे, राइट। अदरवाइज मैं ये चीज अगर पहले पढ़ाता और बाद में अगर मेन चीज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता ना, तो शायद आपको ना वो क्यूरियोसिटी होती है कि यार जीएसटी में ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और कुछ ये चीजें हमारे ध्यान में ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता है। इसलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जीएसटी के लॉ को, और आप बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प कर पाओगे। बट शर्त एक ही है, अपना नोट पैड और पेन अपने हाथ में रखना। और ये तो नोट्स आपको मिल जाएगी एज इट इज, बट कुछ चीजें मैं और इस पे लिखूंगा या कुछ बोलूंगा, उसको फटाफट नोट करते जाना। ठीक है, और यही पढ़ने का तरीका होता है प्रॉपर। ठीक है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। सो चलो, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब देखो जीएसटी कब आया, राइट। इंट्रोडक्शन कब हुआ जीएसटी का, और क्या ये नया चीज है क्या जीएसटी, मतलब, या इसके पहले भी कुछ था। कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। जीएसटी आया 2017 से, तो इसका मतलब क्या 2017 के पहले कोई टैक्सेस नहीं लगते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्सेस तब भी लगते थे, बट ये 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, इंडिया में हमने ये इस लॉ को बनाया। बट खास बात बताऊं, इसका जो बेसिस है ना, वो पुराने जो टैक्सेशन थे ना, उसी से ये आया हुआ है, राइट। उसी से ये बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके। ठीक है, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब इसी को अगर देखा जाए तो इसी को वैट भी बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या लगता था, वैट लगता था, है ना। ये पहले लगता था वैट, राइट। वैल्यू एडेड टैक्स ही नाम था उसका, मतलब वो अलग से टैक्स था, स्टेट लगाती थी उसको। लेकिन ये क्या है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये वो वैट नहीं है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू एडिशन पे लगने वाला टैक्स। अब देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। अब एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, इसने 100 रुपए की एक चीज मैन्युफैक्चरिंग की, ये पेन किया, राइट। तो वो क्या करेगा, वो लगाएगा इस पे, से फॉर एग्जांपल इस पे 18% जीएसटी होगा, तो इस पे जीएसटी लगाएगा 18 रुपए। ठीक है, जीएसटी 18 रुपए लगाएगा, तो ये मतलब, सॉरी इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ मैं, सही है। इसको थोड़ा सा मैं अजीब अलग तरीके से लिखता हूँ। चलो, ठीक है, इस पे लगा देता हूँ मैं 18% टैक्स, तो कितना 18 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद तो ये प्रोडक्ट कितने में बेचेगा, 118 रुपीज में। यस सर, है ना। ये जाएगा, से फॉर एग्जांपल इसने मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा। ठीक है, होलसेलर को बेचेगा, तो होलसेलर इसको कितने में, 118 में खरीदेगा, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी। 100 प्लस, चलो ठीक है, 118। अभी क्या करेगा ये होलसेलर इसी प्रोडक्ट को बेचेगा, 20 रुपए मार्जिन लगा के बेचेगा। तो कितने में बेचेगा ये, 138 में। नेचुरली 118 में उसने खरीदा, 20 रुपीज उसने मार्जिन लगाया, मतलब प्रॉफिट ऐड किया। मार्जिन मतलब क्या, प्रॉफिट ऐड किया, और 138 में बेचा। अभी क्या है, इस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा 138 पे, राइट, क्योंकि इसको भी तो जीएसटी पे करना है। तो ये जीएसटी पे करेगा। मैंने एग्जांपल ले चुका हूँ आपको, बस एक बार रिकैप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 138 पे ना 18% कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ इसमें, जस्ट सेकंड।
138 इंटू 18%, 138 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, राइट? कितना आ रहा है? 24.84 आ रहा है, तो मैं 25 रुपीज लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा? सॉरी, मैं लिख दिया यहाँ 25 रुपीज। तो 138 प्लस 25, 8 और 5 13 का 3, हाँ क्या है, एक 3 और 3 6 और 163, राइट? तो ये 163 में बेचेगा। अब देखो, तो इसने कितने 25 रुपए जीएसटी पे करना चाहिए, राइट? इसने पे करना चाहिए 125 रुपए, बट इसको क्या मिलता है? ये 18 रुपीज का क्रेडिट, राइट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आईटीसी, है ना? तो अब मुझे बताओ, 25 में से ये 18 रुपए माइनस करेगा, तो एक्चुअल में कितना पे करेगा वो? 25 - 18, 8 रुपीज, 80 पे करेगा। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, 163 पे, 163 का टोटल माल उसने बेचा, इंक्लूडिंग 25 रुपए जीएसटी था, तो उसने गवर्नमेंट को कितना पे किया, राइट? 25 - 18 रुपए, 8 रुपए पे टू गवर्नमेंट, राइट? है बहुत ही सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, मार्जिन कितने की ऐड की थी? 20 रुपए की। एक बार इस पे 18% निकाल के देखो तो कितना होता है, right? मैं भी कैलकुलेटर से निकालता हूँ। 20 रुपीज इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, 3.6, कुछ गलत हुआ? 20 इंटू 18, 3.6। नहीं, क्या मिस कर रहा हूँ मैं? कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है कि ये 138 था ना? 3.6 ही आ रहा है ना, 4 रुपीज। इस पे 18 लगा, ये 118, 118 में 20 रुपीज ऐड हुआ, ये कुछ गलत हुआ है। 1+20, 138, ये तो बराबर है। और 138 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 125, और 25 में से 18 गया तो 6.84, मतलब 7 रुपीज था ये, सॉरी माय बैड, ये 7 रुपीज था। लेकिन वैल्यू एडिशन तो मेरा 20 का हुआ इसमें। वन 38 माइनस, सॉरी इसमें जो हुआ है 118, 20 का तो 20 पे 18%, 3.6, ना ना ना, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ। यहाँ पर 118, जस्ट सेकंड बेटा, सॉरी मिस, मैं कुछ मिस कर रहा था। 18 डिवाइडेड 100, यस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। ये जो था, इसमें 118 की ग्रॉस प्राइस थी, राइट? 100 प्लस 18, 118, जिसमें से मेन प्रोडक्ट तो उसका 100 की थी टैक्सेबल वैल्यू, राइट, है ना? 18 तो उसका जीएसटी था बेसिकली। अब ये होलसेलर की कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की? 100 रुपीज का ही है, क्योंकि 18 रुपीज का जीएसटी है। यस, तो इसमें 20 रुपए ये लगाएगा अपना मार्जिन, प्रॉफिट लगा देगा, राइट? तो ये
120 की उसकी कॉस्ट हो जाएगी, राइट? 120 की कॉस्ट हो जाएगी। आप एक ध्यान दो, आप याद करो बेसिकली, हम लोग परचेज करते थे तो परचेज का टोटल जो उसकी कॉस्ट रहती थी वो हम लोग परचेज में लेते थे, और जीएसटी कहाँ पे दिखाते थे हम लोग? रिसीवेबल में, राइट? तो ये 18 रुपीज रिसीवेबल में जाएगा, मतलब आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये 100 रुपीज की उसकी कॉस्ट हो जाएगी। उसमें 20 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, मतलब 20% का मार्जिन है, और 120 रुपए की उसने बेचा, बट उस पे जीएसटी लगाने का है, राइट? तो 120 पे कितना जीएसटी? 120 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, राइट? 21.6, ये 21.6 जीएसटी आएगा, राइट? और टोटल 120 प्लस 21.6 मतलब 141.6, राइट? ऐसे ही होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कुछ नहीं, यहाँ पे इशू हो रहा है। हाँ ठीक। तो यहाँ हमें कितना पे करना पड़ेगा? 21.6 माइनस ये 18 रुपीज, मतलब कितना? 3.6। यस, 3.6 ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 20 रुपीज है, ये वैल्यू एडिशन था, मतलब प्रॉफिट इतना ही था, राइट? आप सिर्फ 20 रुपए पे लग निकाल के देखो, 20 इंटू 18%, राइट? कितना आ रहा है? 3.6। तो 3.6 इस पे 18% हमने डायरेक्टली लगाया, तो 3.6 तो डायरेक्टली पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। ये देखो बैलेंसिंग में इतना ही निकला। तो क्या हम लोग यही बोल सकते हैं, जितना वैल्यू एडिशन होगा, मतलब जितना जितना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते जाएंगे एवरी स्टेप पे, मतलब ईच लेवल पे, लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन ऐड करेगा, होलसेलर अपना करेगा, रिटेलर अपना करेगा, सब लोगों ने जितना जितना प्रॉफिट कमाते गए, सिर्फ उतने पे टैक्स गवर्नमेंट को पे होता गया, डिफरेंशियल, बराबर, यही उसका मतलब हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? मतलब जीएसटी भी कैसे काम कर रहा है? वैल्यू एडिशन पे कर रहा है, राइट? यस सर। अभी नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, मतलब सर क्या है इसका? ये यहाँ पे 18 रुपीज का क्रेडिट इसने लिया होलसेलर ने, राइट? अब ये होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, तो वो कितने का क्रेडिट लेगा? नेचुरली 21 रुपए का क्रेडिट लेगा, क्योंकि इसने जीएसटी कितनी लगाया? उसको 21 रुपए लगाई है, 21.6 रुपीज, राइट? और रिटेलर भी अपना फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और बेचेगा आगे, और फिर ये 21 रुपए का क्रेडिट लेगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, राइट? मतलब सब लोग अपना अपना क्रेडिट लेते जाएंगे, राइट? यस सर, सॉरी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। टैक्स बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, मतलब क्या? फाइनल डेस्टिनेशन तो यही है ना, राइट? जहां पे, सॉरी, एंड यूजर इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और यूज करेगा। जैसा मैं ये मोबाइल, मैं इसको परचेस किया मेरे यूज के लिए, एंड यूज के लिए, राइट? तो इसका जो टैक्स का बर्डन है अल्टीमेटली मेरे पे आने वाला है, मैं जीएसटी इसकी फाइनली पे करूंगा, है ना? मैं मतलब आप लोग, सब लोग, हम लोग कुछ भी पेन ले रहे, पेंसिल ले रहे, पेस्ट ले रहे, कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लिखा है ना, गवर्नमेंट को उतना ही जीएसटी मिल रहा है, और फाइनली हम लोग उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है? वो कब ले सकते हैं? अगर हम लोग उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं तभी हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब वही पेमेंट जो है गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर बात करूंगा मैं, तो जिस स्टेट में, स्टेट मतलब जिस राज्य में कोई भी प्रोडक्ट अगर कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है मतलब, तो उसी गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, फाइनली उस गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, ठीक है? जहां से मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट, उस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। जहां पे वो प्रोडक्ट यूज होने वाला है वहां गवर्नमेंट को पेमेंट मिलेगा, ठीक है? टैक्स का वो कैसे मिलेगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट द थिंग इसकी टैक्स बर्डन किस पे जाता है?
फाइनल कंज्यूमर पर। ठीक है, यस सर। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब सर क्या होता है ये? टैक्स ऑन टैक्सेस इसका मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ टैक्स ऑन टैक्स कैसे लगता है सर, कैसे लगता है आप बता दो मुझे। चलो इस एग्जांपल को रहने देता हूँ, मैं साथ ही साइड में और एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था? ठीक है, पहले ना अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, तो जिसमें से मैं बस अभी दो बोलता हूँ। ठीक है सर, बता दो, मैं यही लिखता हूँ नीचे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एक जैसे 100 रुपीज का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर हुआ 100 रुपीज का, इस पे लगता था एक्साइज, है ना। मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखा तो वैल्यू एडिशन है आपके लिए। ठीक है, मतलब कई इंटरव्यू में भी आपको कभी पूछा गया, कुछ पूछा गया तो उस उनको लगेगा हाँ हाँ उन्होंने डिटेल में पढ़ा है, उनको आता है कि जीएसटी के पहले भी कुछ था जो टैक्सेस के नाम। ठीक है, तो ये होता था एक्साइज, वो भी अलग अलग रेट पे लगता था। तो मान लो इसका 18% ही पकड़ लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, चलो 18% पकड़ते हैं इसको भी। तो 18% अगर 100 रुपीज पे लगेगा तो कितना हो जाएगा? 118 लाख हो जाएगा। ठीक है, 118 हो जाएगा। अब क्या होता था ना वहां पे, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जीएसटी आने के पहले, इसके ऊपर लगता था ये 118 पे वैट, जिसका नाम जीएसटी है ना अभी, वैसा ही वैट होता था। राइट, वैट ही नाम था उसका, ये वैट होता था। और ये लगता था उसी का भी आप समझ लो अभी के लिए रेट, और 18% पकड़ लो, वो 5% होता था। ठीक है, 5%, 12% वगैरह होता था। बट अभी के लिए आप पकड़ लो 18% ही पकड़ लो, चलेगा। ठीक है, या 5% पकड़ लो, है ना, जो भी है। आपको मुझे जो बताना है वो मैं बता ही लूंगा, जैसे भी है। ठीक है, मैं 5% लगाता हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं 18% किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, कंपेयर करने के लिए ज्यादा सही हो जाएगा। अरे इरेज क्यों नहीं कर रहे हैं यार यहाँ पे? ठीक है, चलो 5% कट गया, 18% मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो था ना टैक्सेस, एक्साइज का टैक्स, ये कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ये पेमेंट की तो किसको जा रहा है? 18 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। और ये जो वैट है ना, ये लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। ठीक है, अब पंगा क्या हो रहा था, अभी जो यहाँ पे टैक्सेस 100 रुपीज पे लगने वाला था, और 20 प्लस ऐड करके हम लोग उस पर टैक्सेस लगाने वाले थे, और बाद में हमें इसका क्रेडिट भी मिल रहा था 18 रुपए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 118 पे टैक्स लगेगा 18%। राइट, मतलब 100 पे नहीं लग रहा है, और जिसका 118 पे अगर 18% लग रहा है, तो कितना टैक्स हो रहा है? 21.24। राइट, ये वैट लग रहा है, और टोटल कितनी वैल्यू हो रही है इसकी? 21.84 प्लस 118, राइट, 139.24। राइट, मतलब ऑलमोस्ट 139 रुपीज। ठीक है, तो ये 139 रुपीज का ये फाइनली प्रोडक्ट हो जाता था। यहाँ पे 20%, 20 रुपए का, सॉरी, इसमें और एक गलती हो गई मेरी, एग्जाम्पल देते बनाते बनाते। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते बनाते हुई 118 तो ये टैक्सेस लग के आया था। अब यार कोई भी जिसने माल खरीदा है 118 में अगर खरीदा, तो 118 में ही बेचेगा क्या? नहीं ना। राइट, है ना, उस 118 में तो नहीं बेचेगा। वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ लगाएगा ये प्रॉफिट। मुझे यहाँ पे ना जम नहीं रहा है ये चलाना, मैं विंडोज में पढ़ाता हूँ तो वहां में प्रॉपर चलता था, यहाँ चल नहीं रहे। ठीक है, यस, तो यहाँ क्या लगाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और कितनी टोटल हो जाएगी? 138 रुपीज मेरा ये हो जाएगा सेल प्राइस। राइट,
अब इस पे लगेगा वैट, राइट, इस पे वैट लगेगा, और वो इरेजर, पता नहीं यार क्यों वो काम नहीं कर रहा है। Yes, चलिए ठीक है। अब ये 138 पे लगेगा वैट 18%, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 18% उस पे 138 पे 138 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 24 पॉइंट, ये हो जाएगा 24.84, राइट। ये मैं कट कर देता हूँ और नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे टोटल, तो वन, ये 24.84 प्लस कितना 138, तो ये कितना हो जा रहा है 162.84। तो ये प्रोडक्ट कितने में मिलता था कस्टमर को, कस्टमर प्राइस 162.84, इतना महंगा होता था पहले, और अभी वही प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है 141 में मिल रहा है, राइट। आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस में। तो ये क्यों हो रहा था पता है आपको, क्योंकि ये जो 18 रुपीज है ना, ये 18 रुपीज, राइट, ये फर्स्ट लेवल पे जो लगाया हुआ था, ये वाला 18 रुपीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ले रहा है, और ये जो है वैट, ये कौन ले रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में जमती नहीं थी, है ना, वो टैक्सेस के लिए बोल रहा हूं मैं, तो इसका क्रेडिट नहीं ले सकते थे, एक टैक्स का क्रेडिट दूसरे टैक्स में नहीं ले सकते थे, इसीलिए उस, ये 18 रुपीज पे भी टैक्स लगता है, राइट। पहले देखो 100 रुपीज में 18 लगा, ये तो गवर्नमेंट को ही मिले ना, कोई भी गवर्नमेंट को मिले हो। अब 118 हुआ, अब 118 पे टैक्स लग रहा है, और यहाँ पे कितने में लग रहा था 100 + 20, मतलब 120 पे लग रहा था, और यहाँ पे कितने में लग रहा है 138 रुपए पे लग रहा है, 138 रुपीज पे, मतलब ये जो 18 रुपीज है ना, ये 18 रुपीज पे भी और वैट लग रहा है 18%, राइट। तो इसका मतलब 18 का 18%, राइट। तो 3 रुपया 24 पैसा, मतलब इसको बोलूंगा मैं 18, 18 का 18%, राइट। तो ये हो रहा है 3 रुपया 3 रुपीज 24 पैसा, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, समझे आप? आप नहीं समझे होंगे तो मुझे बता देना, मैं वापस से बताऊंगा एंड में, ठीक है, ये चीज। तो इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस ऑन टैक्स लग रहे थे पहले, ठीक है। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। उसमें पिटाई किसकी होती थी, अल्टीमेटली कंज्यूमर की, क्योंकि उसको महंगे में प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों में जीएसटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और ऑफ कोर्स बेनिफिशियल ही है जीएसटी, ठीक है। अब ये तो हो गई चार कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई मैंने, इसकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा, और जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली, ठीक है, कि इसमें टैक्सेस पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके सर, ये मुझे बताना नहीं समझा होगा तो टैक्सेस ऑन टैक्सेस का मैं वापस भी बताऊंगा, बट मुझे एंड में पूछना, ठीक है। ओके सर, अब देखो, नीड ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो सबसे पहली जरूरत अगर मैं बताऊंगा तो यही वाला, जो टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमियां थी ना पहले के सिस्टम में, इसलिए तो जीएसटी लाया, ये तो प्रॉब्लम ही है, राइट। वैल्यू एडिशन टैक्स तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाला पॉइंट जेन्यून है, राइट। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टैक्स बर्डन तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही जाना है, जो पहले भी जा रहा था आज भी जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक एडिशनल चीज हो रही है, बस इसमें टैक्सेस पे टैक्सेस नहीं लग रहे जीएसटी में, राइट। यस सर।
तो इसको मैं कर देता हूँ सबको इरेज। ठीक है, इसमें थोड़ा पढ़ाना डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, बट क्या करूं मैं, उसमें ये चल भी नहीं रहा है। जस्ट प्रेजेंट समथिंग एल्स। चलिए, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके, आपको ये समझ गया इतना, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यार ये क्यों नहीं कट रहा है इसमें, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखो, पुराने सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां थी। ठीक है, यही नीड क्यों हुई बेसिकली जीएसटी की, क्योंकि कुछ कमियां थी पुराने सिस्टम में, तो कमियां मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल हो क्या है, अंडर द अर्लियर टैक्स रिजिम सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स एंड वैट। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर बात किया जाए तो आज भी अगर देखोगे आप, तो गुड्स और सर्विस दोनों चीजें अलग अलग है, राइट। गुड्स मतलब क्या होता है, जो फिजिकल चीजें हमें दिखती है, राइट। और सर्विसेज मतलब जो कि फाइनेंशियल नेचर की हो गई, या जो मैं एजुकेशन है वो मेरी सर्विस हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, और बहुत सारी सर्विसेज है, राइट। मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना, वो है सेवाएं। ठीक है, तो हमें हमारा जो टैक्स वगैरह था, वैट जो लगता था, ये गुड्स पे लगता था, मतलब जो फिजिकल चीजें, जो प्रोडक्ट्स, उस पे लगता था। और सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स था पहले, और सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज के। अब उससे क्या हो गया, सर्विस टैक्स को कौन कौन कंट्रोल करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रोडक्ट जो गुड्स है बेसिकली वैट, वैट कौन कंट्रोल करता है, कौन लगाता था, ये स्टेट गवर्नमेंट। इनकी आपस में ही जमती नहीं थी पहले से ही। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम थी पहले के टैक्सेस में। दिस वाज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर इन्वॉल्व एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट, दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड। मतलब जैसे जैसे एक सर्विस आई तो सर्विस का टैक्स लगेगा, और वैट गुड्स है तो वैट लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको। सेकंड तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। ठीक है, जो था, जैसा 100, यहाँ पे सिंपली समझो कि 100 रुपीज था, मैंने आपको जो लिख के दिया, और यहाँ पे 12.5% का लिया हुआ है, तो 12.5% इसमें जुड़ गया। ये देखो, एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले, और ये हो गई टोटल। अब देखो इसके ऊपर 1125 पे वाट लग रहा है, और ऐसी टोटल होती थी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 12.5% था ना, इसके ऊपर भी ये वाला टैक्स लग रहा है, और हो जा रहा है कैस्केडिंग। ठीक है, टैक्सेस टैक्सेस पे टैक्सेस जा रहे हैं इसमें, टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस। ठीक है, चलो मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अंडर द अर्लियर टैक्स regime, if the dealer in Delhi purchases goods from manufacturer in Punjab for ₹1,000 plus 20 rupees, मतलब 2% CST, yes, 1020, and sells such goods within Delhi, okay, for 1200, the tax rate on sales is 12.5%, and hence output tax liability is 150 rupees. Credit of 20 is not allowed while making payment of 150, and hence the dealer has to pay 150 for VAT. बताता हूँ मैं, तो क्या होता है। एक जो था दिल्ली का बंदा, ये दिल्ली का बंदा है, स्पेलिंग मिस्टेक, चलो ये हो गया दिल्ली, और इधर का हो गया पंजाब। देखो यहाँ पे चल भी नहीं रहा है मेरा पेन ठीक से। ठीक है, ये दिल्ली। अब क्या करता है दिल्ली का बंदा, इसने खरीदे कुछ गुड्स, है ना, कहाँ से, ये पंजाब से। अब पंगा मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, आपको ही मैं बताऊंगा ना तो आप ही समझ जाओगे, दो तीन तो मैंने बता दिया आपको। जब इंटर स्टेट, ये स्टेट के बाहर का है ना, दिल्ली अलग स्टेट हो गया, पंजाब अलग स्टेट हो गया, तो इस केस में क्या होता था, सीएसटी लगता था। मतलब वैट जैसा है ना, वैसा ही सीएसटी है।
मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता था बेसिकली, क्योंकि ये इंटरस्टेट हो रहा है इसीलिए, लेकिन है वैट के टाइप। ये लगता था 2%, ठीक है, रेट कम था इसका। बट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे पता है, इस पे जो भी मान लो कि 100 रुपए की चीज खरीदी, यहाँ पे चलो 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए की चीज खरीदी, तो यहाँ कितने में आएगी, 120 में आएगी, सॉरी क्या यार, 1020, है ना, 20 रुपए टैक्स लगेगा इसमें, 1000 रुपए पे 2 टक्का 20 रुपए लगेगा, राइट, तो 1020 पे आई। अब क्या होता था ना, अगर हम लोग जीएसटी है तो जीएसटी में ये टैक्सेस का क्रेडिट मिलता है, राइट, है ना, फिर आगे अगर ये कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो ये सिंपली 1000 रुपए पे टैक्स लगाएगा ये बंदा, 1000 प्लस उसका मार्जिन होगा उस पे लगाएगा। लेकिन यहाँ क्या पंगा हो रहा है, ये इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है ना, ये 1020 पे लोकल टैक्स लगाएगा, मतलब वैट लगाएगा यहाँ पे, है ना, पंजाब का ये सॉरी ये दिल्ली का बंदा है ना, ये दिल्ली का वैट लगाएगा 12.5 टक्का जो भी है उसका। और कितना टैक्स लग रहा है इस पे, 150 रुपए लग रहा है, 12.5 टक्का 1020 पे। और फिर टोटल हो जा रही है इसकी 1050 प्लस 150 जो भी आ रही होगी टोटल। बताने का मतलब यही है इसमें मकसद, कि ये जो 20 रुपए है ना इधर जो पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, राइट। और अभी क्या होता है जीएसटी में, आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी का पूरा पूरा क्रेडिट मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम। यस, ठीक है, तो दो तीन तो प्रॉब्लम मैंने बता ही चुका आपको। तो इसलिए जीएसटी लाना पड़ा, ठीक है। नीड फॉर जीएसटी क्या है आपको समझ गया। यस, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी ये बेसिक बेसिक ही है, ठीक है, नहीं भी समझा तो उतना टेंशन नहीं, बट समझ लेना, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे टाइम दे ही रहे तो छोड़ना क्यों ना, समझ लेने का, ठीक है, ताकि कभी बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कहीं कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अब देखो जीएसटी का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर, जीएसटी कैसा स्ट्रक्चर किया हुआ है इंडिया में, ये उसका मतलब है, ठीक है। तो कैसा है, दो टैक्सेस है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है, सीजीएसटी एसजीएसटी दो ही है, आईजीएसटी भी तो है सर, तो आईजीएसटी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो 18% का 99% लगाते हैं ना हम लोग, तो दोनों दोनों गवर्नमेंट लेती है। लेकिन वो हिसाब अपना आपस में करते बैठते हैं, हमारा हेडेक नहीं ये हुए हिसाब करना। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत ही माता बच्ची होती थी, है ना, गवर्नमेंट के अपने ही झगड़े चलते थे कि कोई प्रोडक्ट को बोलते थे गुड्स, एक गवर्नमेंट बोलती थी ये गुड्स है, दूसरी गवर्नमेंट बोलती थी ये सर्विस है। इतनी एम्बिग्विटी बोलते हैं उसको, इतनी क्लैरिटी नहीं थी पहले, ठीक है, तो बड़े लड़ाई होती थी उसमें, और लड़ाई किसके किस कौन जाता था, डीलर पीस जाता था, ठीक है। यस, तो अभी क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया, फ्रेमवर्क क्या है, डबल जीएसटी है, सिंपल, लेकिन उसका हिसाब कौन करते हैं, वो खुद ही करते हैं, ठीक है। सेंट्रल अपना सेंट्रल के टैक्सेस लगाते हैं और स्टेट वाले स्टेट का लगाते हैं, लेकिन दोनों का रेट एक ही है, तो एक ही रेट में दोनों का हिसाब होके जाता है, वो अपना अपना बांट लेंगे बाद में, उनका हेडेक अपना हेडेक नहीं है, ठीक है। और देखो टैक्सेस कौन से इसमें, सीजीएसटी है ना, कोई भी सीजीएसटी एसजीएसटी हमने पढ़ा है ना, राइट, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर सेम स्टेट का है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, राइट। आईजीएसटी कब लगता है, जब इंटर स्टेट का है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो प्रोडक्ट। और सर ये यूटी जीएसटी क्या है सर, अभी यूटी जीएसटी होता है, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। आपने पढ़ा है क्या, जो कुछ ये प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे ना उनको बराबर पता है यूटीज क्या क्या है ना, 7 9 है आई थिंक, 9 यूनियन टेरिटरी से आगे मैं बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो इसमें मैं कौन सा जो मैं बताया यही वाली चीज है, बट ये यूनियन टेरिटरी मतलब स्टेट ही है, ठीक है ना, जिनको स्टेट नहीं बोला जाता है यूनियन टेरिटरी, जैसा दिल्ली वगैरह हो गया, पुंडुचेरी हो गया, दीव एंड दीमन वगैरह हो गया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उसकी लिस्ट भी आगे मैं बता दूंगा, है ना। आपको तो ये पता ही है, देखो स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, जब डिफरेंट स्टेट है, एक से स्टेट से दूसरे स्टेट की अगर बात हो रही है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और ये अगर सेम स्टेट में ही बेच रहा है तो एसजीएसटी सीजीएसटी लग जाएगा। यस, और यूनियन टेरिटरी,
यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, स्टेट ही समझो एक, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है तो ये आईजीएसटी हो गया सिंपली, राइट, यूटी हो गया। और फॉरेन टेरिटरी मतलब हो गया फॉरेन, चाइना से हो गया, इधर उधर से हो गया, तो उस केस में भी जीएसटी लगता है। लेकिन कौन जीएसटी लगाता है, वो लगाता है क्या, चाइना से अगर प्रोडक्ट मंगवाए तो डीलर ने करना चाहिए, मतलब चाइनीज वाला बंदे ने करना चाहिए क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। इम्पोर्ट जब लग हम लोग करते हैं ना, तो उस केस में जीएसटी हमें पे करना होता है, राइट। उसका बर्डन नहीं है, हम इंडिया में तो हम कंप्लायंस करेंगे उसका, आगे मैं बता दूंगा मैं। तो ये हो गया आईजीएसटी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो दूसरा स्टेट ही है ना, अभी के लिए बात करो तो फॉरेन है मतलब दूसरा ही तो स्टेट हो गया, बस सिंपल वही चीज। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है तो आईजीएसटी, और सेम स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी। और यूटीजीएसटी मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, सिंपली वो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी समझो। यहाँ पे एस एस नहीं आ रहा है ना, सीजीएसटी तो अपना ले ही रहा है पैसा, राइट। यस मतलब स्टेट जीएसटी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये सब उसके फ्रेमवर्क है बेसिकली, कैसा स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ड्यूअल जीएसटी पहला पॉइंट देख लिया हमने, ये सारे टैक्सेस है चार टाइप के, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, सिंपली यही वही बोल रहा है। देखो चार टाइप के है ना टैक्सेस, सेंट्रल का सेंट्रल, ठीक है, एक एक लेजिस्लेशन, देखो ये सारे के सारे एक्ट है बेसिकली, एक्ट मतलब क्या, लॉ है। सेंट्रल का अलग लॉ है, मतलब सीजीएसटी एक्ट अलग है, लेकिन हमें पता नहीं चलता उतना, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो जीएसटी एक ही है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग ये है, क्या बोलते हैं उसको, एक्ट है बेसिकली ना, सबने बनाया हुआ है, लेकिन बताओ एक सब कॉपी पेस्ट है एज इट इज, मतलब इन्होंने क्या किया, एक्ट एक ही बनाया, उस सबको कॉपी कर लिया, सभी स्टेट ने कॉपी कर लिया, सेंट्रल ने भी कॉपी किया उसको, और उन्होंने अपना अपना नाम दे दिया, सिंपल, बहुत सिंपल करके रखा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट का। तो मतलब हमें क्या सर, जैसे जितने भी 26 या 28 जितने भी स्टेट है, मुझे मेरा नॉलेज कम है, ठीक है, इस केस में, तो जितने भी स्टेट है सबका हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, जीएसटी, नहीं नहीं नहीं, एक ही जीएसटी पढ़ना है हमें, सबके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो इंट्रा मतलब विद इन स्टेट की बात हो गई, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी, ये सब कुछ इंट्रा में आता है। तो ये देखो सबके अपने अपने यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, है ना, विदाउट लेजिस्लेचर मतलब जहां पे लेजिस्लेशन असेंबली नहीं है, उसका ये मतलब होता है, आई थिंक, ठीक है। तो उसका यूटीजीएसटी एक्ट है, ठीक है। और जिनके पास लेजिस्लेशन है, मतलब शायद आप लोग को अच्छे से, जिसको पॉलिटिक्स समझते हो कि मुझे तो वैसे ही नहीं समझती, तो आई थिंक जहाँ पे असेंबली वगैरह होती है ना, मतलब जहाँ जिसके सीएम वगैरह होते हैं, या जो लोग पॉलिटिकल कंट्रोल है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो जहाँ पे पॉलिटिशियंस वगैरह सीएम वगैरह है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको अपना एक्ट बना लिया उन्होंने, मतलब सेम कॉपी पेस्ट किया, और अपनी पार्लियामेंट बोलते हैं ना उसको, स्टेट हाउस या सेंट्रल हाउस, है ना, उसमें पास कर दिया सिंपली, ठीक है। यस सर। और आईजीएसटी तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। यस मतलब ये सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज जिनका असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेशन मतलब विथ लेजिस्लेशन, तो ये कुछ छह टाइप की है, जिनके अपने क्या बोलते हैं यार, विथ लेजिस्लेशन, यूटी विदाउट लेजिस्लेशन, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक मिनट में देख लो बेटा, क्योंकि थोड़ा मुझे, क्योंकि ये यूटी विदाउट लेजिस्लेशन तो यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर में पुडुचेरी आ रहा है, जस्ट मैं एक बार देख लूं मेरे पास, ऐसे ही था नहीं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं बताऊँ कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, शायद ये भी फाइल आपको इधर से दिखेगी नहीं, तो ये
मैं इधर से ओपन करके दिखा रहा हूँ, शायद दिख जाए। प्रेजेंट समथिंग एल्स, प्रेजेंट समथिंग एल्स। यस, ये दिख रहा है आपको, राइट? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीए की बुक से, राइट? ऑथेंटिक सोर्स बेसिकली, जिससे हम लोगों ने भी पढ़ा है, मैं आपको उसमें से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, यही से मैंने कॉपी किया चीजें। बट आपको ये जो कितने पेजेस का है, 57 पेजेस का, इसको मैं हार्डली 5 पेजेस में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ क्या बता रहा था मैं आपको, इसमें बेसिकली क्या चेक करना था, लेजिस्लेशन चेक करना था। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये नहीं है। कंपोजिट स्कीम, आर गवर्न बाय यूटीजीएसटी legislative framework without legislation. So there are multiple existing legislation, the basic features of law. Similarly, union territories without legislature, Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, Dadra, Nagar Haveli, Divan, and Chandigarh are governed by UTGST states and union territories with their own legislation. हाँ देखो, मेरे हाथ से उल्टा हो गया, लिख दिया मैंने, इधर का उधर लिख दिया मैंने शायद। जस्ट सेकंड, यूटी आओ, देखो ऐसे हो जाता है, लेकिन मुझे समझ गया कि मैंने शायद उसको उल्टा कॉपी कर दिया। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, यस, ठीक है। मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ, जस्ट जस्ट सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया। यस, एक्चुअली क्या होता है, ये जो है ना, ये विथ है, मतलब मुझे क्यों समझा पता है ये चीज, वैसे पॉलिटिक्स से नहीं समझा मुझे ये है विदाउट, ये है विथ। देखो, दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है क्या नहीं, केजरीवाल जी है ना वहां पे, तो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन बेसिकली, तो ये जो है यहाँ पे केजरीवाल जी है, इसलिए मुझे समझ गया दिल्ली की वजह से। ठीक है, और ये जो है कुछ 6 स्टेट, चंडीगढ़ वगैरह, ये लद्दाख वद्दाख, यहाँ पे शायद उनके अपने सीएम वगैरह नहीं होते होंगे। ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं समझती, शायद आप लोग को समझते होगी तो समझ लेना, बट इसका मतलब मैं यही समझाऊ। ठीक है, ओके सर। चलो, ये है विथ लेजिस्लेशन, इन्होंने अपना एक्ट पास किया हुआ है। ठीक है, ओके सर, डन। तो यही उसका मतलब था बेसिकली, ये पढ़ लेना एक बार, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। यस सर। अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब क्या होता है, गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग है। तो ऑफ कोर्स यार, मुझे एक बताओ, सारे गुड्स तो अलग अलग है, कुछ कुछ गुड्स हो सकता है दिखने में सेम हो, लेकिन होते अलग अलग चीजों के हैं, है ना? मान लो जैसा ये, मुझे कैसे बताऊं मैं आपको, कुछ ये चीज, ये कुछ तो है, मेरा हेडफोन है, ये बनेगा क्या है, अब इसके अंदर हेडफोन है, ये प्लास्टिक का है, हो सकता है किसी को इसको इसका वुडन का बना दिया होगा, रहता उतने तो लोग रहते हैं होशियार। अब ये क्या है, ये लेदर का है, ये कवर है उसका लेदर का है। अब लेदर का कवर है, सेम कवर प्लास्टिक का भी बन सकता है ना, राइट? लेकिन अब भी क्या हुआ है इसमें, ये गुड्स है ना, एचएसएन, ये अगर लेदर का बना हुआ है, तो लेदर का जो रेट होगा टैक्स का, वो लेदर का रेट लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको एचएसएन कोड बोलते हैं, जो कोडिंग देता है, 6 नंबर का 8 नंबर का जो डिजिट होता है ना, तो ये सारा कोडिंग किया हुआ है हर एक आइटम को, जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक को, ठीक है ना, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारी चीजें, तो उन सब का जो मटेरियल है ना, उसको क्लासिफाई किया है उसमें,
राइट? समझ रहे हो? ये कवर, मोबाइल का जो कवर है या हेडफ़ोन का कवर है, इस पे टैक्स नहीं लग रहा है। उसका जो मटेरियल है ना, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पे टैक्स लग रहा है। समझ रहे हो आप? यस। अगर यही चीज़ अगर वुडन वगैरह का बॉक्स बना रहता है ये वाला या यही वाला, तो ये वुडन का जो रेट है ना, वो टैक्स लगता है इसमें। ठीक है? ओके सर। चलो, तो जैसा आप मान लो, जैसा प्रोडक्ट गुड्स के लिए किया हुआ है, तो वैसा आपको सर्विसेज के लिए किया होगा ना। सर्विसेज भी तो बहुत सारे टाइप्स की है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? एसएससी कोड। गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है और सर्विसेज के लिए एसएससी कोड होता है। ठीक है? तो उसके लिए, ये सर्विसेज के लिए होता है। ये न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने कुछ तो बनाया हुआ है, अभी अभी रिसेंटली बनाया है। और जो सर्विस कोड्स होते हैं ना, इसका जो एक एक कोड है, उस पे टैक्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है? तो हम गूगल वगैरह करेंगे तो हमें मिल जाता है। तो ये टैक्सेस के सर रेट पढ़ने हैं क्या हमें? बिल्कुल नहीं बाबा, कितने टैक्स के रेट पढ़ोगे? ज़रूरत ही नहीं है। एटलीस्ट दूसरा कोई क्या रेट लगा रहा है, कुछ कॉपी देख कर लेने का या फिर गूगल कर लेने का, मिल जाएगा हमें जवाब। आजकल रेट कोई नहीं पढ़ता। ठीक है? यस सर, बस आपको ये समझना ज़रूरी है, एचएसएन कोड क्या होता है और एसएससी कोड क्या है। ठीक है? यस सर। उसके बाद यही फ्रेमवर्क में क्या आ रहा है? कंपोज़िशन स्कीम। मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है? एक तो रेगुलर वाले भी बड़े-बड़े जो डीलर्स हैं, जिनका बहुत बड़ा-बड़ा टर्नओवर है, जो लोग मैनेज कर सकते हैं अच्छे से जीएसटी को, उनके लिए क्या बोलते हैं कि आप रेगुलर फाइल करो। आप आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, सब कुछ बराबर है आपके लिए। लेकिन कोई छोटा-मोटा बिज़नेसमैन, वो चाहता है कि यार मेरे को ना झंझट में नहीं पड़ना है, लेकिन जीएसटी का, अब देखो मैं धंधा तो कर रहा हूँ, मेरा धंधा भी अच्छा खासा है। ठीक है? मतलब मान लो मैं 100 1 आध करोड़ का, 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ। लेकिन ना मेरे को हेडेक नहीं पालना है, एवरी मंथ जीएसटी की फाइलिंग करो, पेमेंट करो, है ना? इनवॉइस बनाओ, सब कुछ करो। बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में बोलो, लचांड है। सर आप क्या-क्या बोलते हो सर? सही में लचांड है ये चीज़, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इसका कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये कंपोज़िशन स्कीम एक तरीका है बेसिकली, और एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मतलब टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है बेसिकली। इसके लिए एक फॉर्म, छोटा-सा फॉर्म रहता है, वही भर दो गवर्नमेंट के पास में। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे ना, वहाँ क्लिक करना पड़ता है। रेगुलर रजिस्ट्रेशन है या कंपोज़िशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली छोटे-छोटे बिज़नेस वालों के लिए, जो भी चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें पंगा ये सब, तो फिर उनके लिए है बेसिकली। गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आप मत करो ये सारी चीज़ें, इतना बड़ा झंझट मत पालो आप। एक काम करो, जितना आप टर्नओवर कर रहे हो साल भर का, या साल भर का बेसिकली, लेकिन आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ेगा और क्वार्टरली इसका रिटर्न भरना पड़ेगा। जितना क्वार्टरली आप टर्नओवर किए ना, मान लो 40 लाख, 50 लाख का एक क्वार्टर का, क्वार्टर मतलब 3 महीने का टर्नओवर अगर किया उसने 50 लाख, उस पे एक काम करना, एक फिक्स रेट रहता है, फिक्स रेट देते हैं वो लोग, उसके ऊपर आप पे कर दो। तो यूजुअली ये 5% वगैरह होता है। तो 50 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 25 मतलब 2.5 लाख रुपए। 50 लाख पे 2.5 लाख रुपए कर दिया और मोकले हो जाओ। आपको इसका ना ही बेनिफिट मिलेगा, ना आगे वाले को बेनिफिट मिलेगा, ना कुछ नहीं। और एक शर्त है, ठीक है? जब भी हम लोग किसी से खरीदते हैं ना जीएसटी वाला चीज़ें, तो वो टैक्स इनवॉइस देता है हमें। जो बिल रहता है ना, उसपे टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, मैं आगे बताऊँगा। लेकिन ये कंपोज़िशन वालों को बोला है, आप वो झंझट में मत पड़ो, आप सिंपली एक बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर दो। मतलब छोटा-सा चिट्ठी बना लो, उसपे बिल ऑफ सप्लाई लिख दो। मतलब क्या होता है, जब भी बिल ऑफ सप्लाई वगैरह रहेगा ना, उसपे जीएसटी लिखा नहीं जाता है। मतलब अगर सिंपल बात करूँ, तो वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा जिसपे जीएसटी लिखा नहीं रहेगा, मतलब सादा-सा चिट्ठा रहेगा। और ये जो है ना, जो कंपोज़िशन स्कीम वाले होते हैं, ये लोग कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते, राइट? ये चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपको आपको कहीं दिख गया ना जो कंपोज़िशन वाला है और जो आपसे जीएसटी ले रहा है, तो उसकी कंप्लेंट कर दो, उनके उनके दरवाजे पे आ जाएँगे जीएसटी वाले लोग, ठीक है? तो लोग जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से। तो क्या फिर सर क्या करेंगे वो लोग? वो लोग अपनी जेब से जीएसटी भरेंगे, ठीक है? जितना भी टर्नओवर किया उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा कर देंगे, ठीक है? और ये जो रेट होता है यूजुअली फिक्स रेट पे होता है ना? 5% वगैरह, ये मोस्टली यही 5% का रेट होता है, ठीक है? और जीएसटी का जो इनपुट है ना, ये जीएसटी का इनपुट, ये जीएसटी अलग है इनकी कंपोज़िशन वालों की, है ना?
तो ये इसका क्रेडिट नहीं मिलता आगे वाले को। मतलब मान लो कि मैं कोई छोटा मोटा ट्रेडर है जिसके पास कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन है, उससे अगर मैं कुछ परचेस करूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट परचेस करूंगा और मेरा भी बिजनेस है लेकिन मैं उससे खरीद रहा हूँ, तो मुझे उसका जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यार छटाक भर का तो रेट है 2.5%, मतलब 5% का जीएसटी भरोगे और क्या क्रेडिट लोगे, बोले उसका तो कंप्लायंस भी नहीं कर रहा है वो, ठीक है, इसीलिए वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस सर। कम किसी भी कंपोजिशन का भी स्कीम आपने बता दिया है ना, ये चार ही चीज ध्यान रखना सिंपली, ठीक है? कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हो गई आपकी कंपोजिशन स्कीम भी, ठीक है। ओके सर। उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स यार जीएसटी है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तो ये क्या होता है सर, सभी के सभी, मतलब पढ़ना है तो पढ़ के भी बता सकता, मैं समझा के बता रहा हूँ आपको। जितने भी सप्लायर है जो कि आइदर गुड्स सप्लाई कर रहे होंगे या सर्विस सप्लाई कर रहे होंगे या गुड्स या सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे होंगे एक साथ, है ना, चाहे उसके बाद वो सब्जी भाजी भी बेच रहा हो साथ में उसके, ठीक है, मस्त पैकिंग वगैरह करके बेच रहा होगा ना उसको, तो उस पर भी जीएसटी लगेगी। कुछ भी बेचो वो बंदा, सब पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन कब लगेगा उसका जीएसटी, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर गया तो। 20 लाख की लिमिट दी हुई है, टर्नओवर मतलब साल का टर्नओवर। तो ये कब का उसका टर्नओवर होना चाहिए, एक तो पिछले साल का हो या फिर करंट ईयर का हो। करंट ईयर का मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर कब से चालू हो गया, 1 अप्रैल 2024 से चालू हो गया, ठीक है। तब से अब तक का टर्नओवर देखेंगे उसका कितना है। मान लो अभी क्या है, 18th है ना, हाँ 18th अक्टूबर, 18th अक्टूबर तक हो सकता है उसका आज तक का टर्नओवर, आज उसने बुक्स क्लोज की अपनी, धंधा माल लेके गया घर पे, माल मतलब पैसा लेके गया पोटली में अपने घर पे, बिजनेस वाले वैसे ही करते हैं। फिर वो देखेगा अपने रजिस्टर में कितना हुआ अब तक का सेल हमारा 1 अप्रैल से लेके, मान लो उसको दिख गया 20 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपए, 100 रुपए ऊपर या नीचे हो गया होगा, ऊपर हो गया होगा 20 लाख रुपए के ऊपर। तो जैसे ही 20 लाख हो गया ना, उसको दूसरे दिन ही भागना पड़ेगा, कहाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना। बाद में उसका मैं डेट वगैरह बताऊंगा, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है जो मैं पढ़ा था तब का, 30 डेज के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई उस दिन से, आज अगर लिमिट क्रॉस हो गई ना, कल से लेके 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन होने को ही मांगता, ठीक है, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन प्रैक्टिकली बताओ मैं क्या चीज होता है, लोगों का 50 लाख 60 लाख का भी टर्नओवर होता है, लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते, आज भी वैसे लोग हैं, ठीक है। तो सारी चीजें, लेकिन हाँ हम जब लॉ पढ़ रहे तो लॉ पढ़ रहे भैया, ठीक है, जो चीजें है कायदे से लिखी हुई मैं वो चीजें आपको समझा रहा हूँ। यस सर, है ना। फिर वो लोग क्या करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी के लिए क्या है, टर्नओवर उसका, और कैसा एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब सब कुछ मिला के, चाहे सब्जी भाजी बेच रहा हो पैकिंग वाली, है ना, किराना बेच रहा हो या कपड़े भी प्रेस कर रहे हो, सर क्या एग्जांपल देते हो, हमारे यहाँ है सोसाइटी के बाहर है वो, प्रेस वाला है बेसिकली, उसने सब्जी भाजी भी बेचना चालू कर दिया, ठीक है, सब करता है वो। तो ऐसे है कुछ कुछ लोग, मतलब चार छोटा मोटा टाइप का सारी चीजें बेचने को चालू कर देते हैं। राखी के टाइम में राखी भी बेचता हो, कलर भी बेचता है, होली में सब बेचता है, ठीक है। तो सब चीजों पे जीएसटी लगेगा अगर उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया तो, ठीक है। लेकिन लेकिन है ना, मैं क्या बोला कि 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया तो करना ही करना है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका टर्नओवर शायद कम भी रहे या टर्नओवर नहीं भी रहे, अगर आपने बिजनेस चालू कर दिया तो आपने रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सर वो कौन सी केसेस है, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या है, सारे टॉपिक्स है, ठीक है। ओके सर। देखो इसमें क्या है, कुछ कुछ स्टेट बड़ी शानी, बड़ी शानी। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपने एक लिमिट दी हुई है, सभी स्टेट का अपना अलग अलग लिमिट है, ठीक है। तो जैसे ये कुछ चार स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, है ना, ये थोड़े मणिपुरम टाइप के लोग हैं ना, ये त्रिपुरा पुरा वाले, ये लोगों ने क्या बोला है कि हम लोगों ने लिमिट सेट की है कि जिसका 10 लाख का टर्नओवर हो गया, मतलब छोटा बिजनेसमैन भी आ गया इसमें, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा,
10 लाख तो यार आजकल किसी का भी हो जाता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है उनकी स्टेट का हिसाब तो, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि 10 लाख की लिमिट, गुड्स हो या सर्विस हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई थिंक हो सकता है कि छोटा छोटा ही इधर वेंडर रहते हैं ये लोग, है ना, जो क्या बोलते हैं यार, गर्म कपड़े होते हैं ना, या स्वेटर वगैरह बुनते बनाते हैं, तो शायद हो सकता है उनका टर्नओवर तो बहुत ज्यादा तो रहता नहीं, लेकिन उनपे भी जीएसटी लगवाना होगा, या वहां पे वैसे ही छोटे छोटे ही वेंडर होंगे, इसलिए उन्होंने 10 लाख की लिमिट रखी होगी, क्योंकि यार गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना, इसलिए। यस, तो ये 4 स्टेट हो गई जहाँ पे 10 लाख का लिमिट है, ठीक है। और ये कुछ और 6 स्टेट है यहाँ पे जिन्होंने बोला है कि 20 लाख की लिमिट है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। ये थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी में है। और कुछ कुछ स्टेट तो बड़े दिलदार हैं, मतलब ये छोड़ के, ये 4 छोड़ के, और यहाँ पे 6 छोड़ के, मतलब 6 और 4 10, ये 10 स्टेट छोड़ दो, तो बाकी के सारे स्टेट आ गए, जिसमें दिल्ली आया, महाराष्ट्र आया, पंजाब आया, और क्या गुजरात आया, बाकी सारे के सारे, इसके अलावा जितने भी स्टेट है, सबकी सब स्टेट ने क्या बोला बताएं? अगर आप सर्विसेज और गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो बेसिकली, है ना, एक तो दोनों मिला के रहे या सर्विसेज ही रहे सिर्फ, तो आपको 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, मतलब बेसिकली अगर बोला गया तो सर्विस, सर्विस की बात हो रही है ना, लेकिन सर्विस के साथ अगर गुड्स भी बेचोगे तो यार आप तो मेजरली तो सर्विस ही बेच रहे हो ना, ठीक है। अगर सर्विस को हाथ लगा दिया तो आप 20 लाख रुपए की लिमिट में आ जाओगे, ठीक है। फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई गुड्स, गुड्स एंड सर्विस, चाहे सर्विस हो या दोनों चीज हो, ठीक है। और यहाँ पे एंड, और अगर आप अगर गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, वो भी स्टेट के अंदर, अपने स्टेट में लोकल एक शॉप बना के खोल के रखी है, और आप अगर गुड्स बेच रहे हो, हार्डवेयर की दुकान ही खोल दी, ठीक है, उसमें कोई सर्विसेज तो कुछ नहीं है, गुड्स ही है, ठीक है, लोहा सीमेंट बेच रहे हो आप, कुछ चाहे किराना भी बेच रहे हो, उसमें सर्विस नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, तो आपकी लिमिट कितने की हो जाएगी? 40 लाख। देखो कितने दिलदार है ये स्टेट, है ना। करो धंधा तुम लोग, बिंदास करो, 40 लाख रुपए तक कमाओ, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा वो लोग बोलते हैं, तो इसमें महाराष्ट्र भी आ गया। चलो सर, बहुत अच्छी बात है ना, रजिस्ट्रेशन वाला इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर बोला है, मैंने कोई एक प्रोडक्ट का टर्नओवर नहीं बोला। और खास बात बताओ, एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट मतलब सर टोटल, टोटल मतलब सर एक पैन कार्ड का पूरा टोटल, चाहे वो कुछ भी बेचो उसमें, एक पैन कार्ड मतलब एक पर्सन, ठीक है। ओके सर, समझ गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है यार, ठीक है, आप लोग उससे टैक्स वैक्स तो लेना सब कुछ सही है, लेकिन यार हम लोग ना सारी चीजों पे तो नहीं ले सकते, कुछ कुछ चीजों पे हम लोग छूट भी दे देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि गेहूं चावल है, असेंशियल चीजें, जैसे क्या बोलते हैं इसको, सब्जी भाजी है ना। लेकिन ये ना रॉ होना चाहिए, रॉ मतलब यार कुछ कुछ पैकिंग वगैरह नहीं, लूज टाइप का होना चाहिए, ठीक है, मतलब आज इट इज जैसा खेत में से निकलता है ना, मतलब प्रॉपर चावल, ठीक है, उसको नहीं तो बड़ी ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, पॉलिशिंग की, वैसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बोरे में लेके आए और उसको रिटेलिंग वगैरह की तो चलेगा, उस पर जीएसटी लगेगी नहीं। असेंशियल गुड्स की बात हो रही है बेसिकली, है ना। यार सभी पे थोड़ी गवर्नमेंट पैसा लगेगा, गवर्नमेंट को चलाना है कि नहीं, गिर जाएगी नहीं तो गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये छूट दी हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जामेशन का टॉपिक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट कोई चीजों पे छूट वगैरह देती है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या है? सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, बराबर, मतलब एक बंदा बेचता है तो उसका क्रेडिट दूसरा लेता है, फिर वो तीसरे को बेचता है तो वो भी क्रेडिट लेता है, 14 बेचता है तो उस पर भी क्रेडिट लेता है, और फाइनली जो कंज्यूमर होता है, जो रिटेलर है बेसिकली, जो कंज्यूमर को बेच रहा है, किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को, कंज्यूमर मतलब कस्टमर भी, लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है फाइनली, ठीक है, तो उसका जो जीएसटी आएगा ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास जाएगा उस स्टेट, ठीक है। अब देखो, इफ सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट बता रहा था मैं आपको, बेसिकली एग्जांपल है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये शायद नहीं, वही वही से उठाया था ये मैंने, लेकिन वहां से शॉर्ट में किया। इफ डीलर इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र का डीलर है, डीलर बोलते हैं इसको बेसिकली, मतलब एक बिजनेसमैन, उसको डीलर बोलते हैं, है ना। ये कुछ सेल कर रहा है,
गुड्स या सर्विसेज गुजरात के बंदे को, गुजरात का कस्टमर है बेसिकली, उसको ये सेल कर रहा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात को सेल कर रहा है ना, सेल कर रहा है एंड जीएसटी पे कर रहा है, आईजीएसटी पे कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले सेम चीज है बट उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं ना, आपको पता है राइट, स्टेट के बाहर, तो हम लोग क्या लगाते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं, आईजीएसटी पे करते हैं ना। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्या, चलो नहीं दिया है ना, मान लो 1000 रुपए का अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो प्लस 18% उस पर जीएसटी लगाऊंगा, तो कितना, 1180 में बेचूंगा मैं, राइट, 1180 में बेचूंगा, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी लगेगा, तो कितना आईजीएसटी लग रहा है, 180 रुपए, 180 लग रहा है ना, 1000 रुपए, यस सर 180 लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बेच रहा हूँ गुजरात में, गुजरात के लिए, तो इसलिए मुझे आईजीएसटी पे करनी पड़ रही है। आईजीएसटी किसको पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने माल खरीदा है 1000 रुपए का, ये हो सकता है मैंने किसी से परचेस किया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने उसको महाराष्ट्र में किसी से परचेस किया होगा, राइट, तो मेरे से उसने क्या करेक्ट किया था, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना, एसजीएसटी सीजीएसटी पे किया था मैंने उसको। ठीक है, मैंने जब खरीदा तो उसको पे किया था मैंने सप्लायर को। अब वही गुड्स को बेच रहा हूँ मैं गुजरात वाले को। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया, क्या मैं उसका क्रेडिट यहाँ पे आईजीएसटी के लिए ले सकता हूँ, यस सर ले सकते हैं हम लोग, है ना। अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, मान लो उधर मैंने जो पे किया था कुछ 50-50 रुपए पे किया होगा, 50 रुपए सीजीएसटी, 50 रुपए एसजीएसटी मैंने पे किया था। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, 50 रुपए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। अभी और यहाँ पे ये 50 रुपए इसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। अब ये दोनों का क्रेडिट मैं इधर आईजीएसटी के लिए ले सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ मैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट को यहाँ पे 180 पे करना है, ये किसको पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है ना। देखो, आप जीएसटी जब पे कर रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा सेंट्रल या स्टेट, तो आप लोग दिमाग मत लगाओ उसमें, टेंशन मत लो। आपको बस मैं हिसाब बता रहा हूँ गवर्नमेंट के खाते का, ठीक है, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल है या स्टेट है, मुझे बस हिसाब बताने दो मुझे आपको, और आप उसको समझ लो, ठीक है। आईजीएसटी पे करनी है मतलब ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है 180 रुपए, बट इसमें से 50 रुपए तो ऑलरेडी पे हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कुछ हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 तो मेरे को मिल चुका है ना ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को तो मिल चुका है, तो एक काम करो 50 रुपए तो मेरे को कम ही दे दो, कुछ दिक्कत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 180 या 18% था, जो भी है, तो 180 में से 50 तो वैसे ही कम हो गए, सेंट्रल के ही थे वो, है ना, ये माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 रुपए ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बंदे को पे हो चुका है ना, ये एसजीएसटी पे हो चुका था पहले जब मैंने परचेस किया तो, राइट, तो ये भी मैं इसका क्रेडिट यहाँ पे ले लूंगा, 50 रुपए, राइट, और डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 80 रुपए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा अभी, बैलेंस क्योंकि 100 पे हो चुका है मेरा, 50-50 मिला के। अब जिसमें से 50 तो सेंट्रल का था, कोई दिक्कत नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे खास बात बताओ, ये 50 रुपए किसको दिए थे पहले, स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्या मोदी जी का पेट नहीं दुखेगा इसमें, बोले मेरे को तो पैसे आए कितने, 80 रुपए अभी आए, 50 रुपए पहले आए थे, राइट, ये इधर के ये 50 आए थे और अभी के 80 रुपए आए, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी बोलेंगे यार मेरे को तो सिर्फ 130 रुपए मिला, 50 रुपए किधर गया, तो कहाँ पे गया, फडणवीस साहब के पास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में अभी शिंदे साहब हो गए, उनके पास है ये, राइट। तो फिर क्या बोलेंगे मोदी जी, भैया ये 50 रुपए हमें दे दो, फिर ये फडणवीस साहब और शिंदे साहब मिला के ये 50 रुपए मोदी जी को दे देंगे, ठीक है, ये मोदी जी को दे देंगे। फिर बाद में
जब ये गुजरात वाला, अब देखो ये गुजरात वाले ने खरीदा माल अभी, राइट? गुजरात वाले ने पूरा का पूरा पैसा आईजीएसटी में पे किया, राइट? तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट लेगा, राइट? आईजीएसटी का लेगा, है ना? क्योंकि इसने महाराष्ट्र से परचेज़ किया हुआ है, मतलब ये मोदी साहब का हिसाब करेगा, राइट? मोदी साहब का हिसाब करेगा। अब बाद में वो गुजरात वाला बंदा गुजरात के गुजरात में ही कुछ प्रोडक्ट बेचेगा वो, सेम प्रोडक्ट, तो क्या पे करेगा वो? ऑफ कोर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करेगा, और ठीक है ना? व्हाट जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट कुछ भी रहेगा, मान लो 100 रुपीज़, मतलब 200 रुपीज़ जीएसटी पे करना है ना? तो मोदी साहब को ऑलरेडी कितने रुपए पे हो चुके हैं? ये 50 भी आ गए मोदी साहब के पास अभी, ठीक है? ये वाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट मोदी जी को दे देगा, है ना? तो मोदी जी को पूरे के पूरे 180 रुपए मिल गए, ठीक है? अब यहाँ गुजरात का स्टेट टैक्स लगेगा ना, और ठीक है? तो सेंट्रल टैक्स लगेगा 100 रुपीज़, तो कोई दिक्कत नहीं मोदी जी को, ठीक है? 180 में से तो 100 रुपए और चले जाएँगे, ठीक है? मोदी जी बोलेंगे ठीक है यार, जाने दो, 100 रुपए तो गए, राइट? हैं? क्योंकि वो मेरा तो पैसा था नहीं वैसे भी, है ना? वो तो गुजरात स्टेट का पैसा है। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ एक सीजीएसटी था, वो टेंशन नहीं है उसका, लेकिन जो स्टेट टैक्स है ना, अभी भी, वो कहाँ पे जमा है? मोदी जी के पास, क्योंकि उसने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ले लिया था। अब क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ये दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, पैसे दे देगा, गुजरात स्टेट को, ठीक है? बस सिंपली यही हिसाब उनका चलते रहता है, क्योंकि जीएसटी कौन-सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मीन्स टैक्स हैज टू बी रिसीव्ड बाय स्टेट वेयर गुड्स हैज बीन कंज्यूम्ड। मतलब माल जहाँ पे खाया गया ना, यूज किया गया, उस स्टेट में पैसा जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ये उसका मतलब है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट अपना अपना हिसाब करते रहते हैं, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो वही इसमें लिखा है मैंने, ये स्मार्ट आर्ट बनाया है इसमें, तो कि यार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर गुजरात गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है? मैंने सबको समझा दी ये चीज। ओके सर, है ना? इसी के साथ है, और कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट बताया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आपस में गड़बड़ नहीं, सब स्मूथली चलता है, ठीक है? वो अपना हिसाब करते रहेंगे, ठीक है? हमें उससे कोई हेडेक नहीं, ठीक है? नेक्स्ट चीज आती है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, लेकिन कोई टेंशन ना लो आप, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आपने अगर आईजीएसटी का इनपुट ले चुके हो, आपके पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है, आपने कहीं से तो भी परचेस किया होगा दूसरे स्टेट से, आपके पास आईजीएसटी पड़ा है। ये गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप उसको यूज कैसे करोगे वो आईजीएसटी, ठीक है? क्योंकि आईजीएसटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो क्या बोल रहे हो लोग? देखो यार, हिसाब ना आप बराबर रखो। कैसा रखोगे? अगर आईजीएसटी का आपके पास क्रेडिट है ना, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दोगे आप? आईजीएसटी को दोगे। मतलब आपके पास अगर पेएबल है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्रेडिट कितना है मेरे पास? एग्जाम्पल 1000 रुपए मेरे पास क्रेडिट है, और मुझे पे कितने करने हैं यहाँ पे? मान लो कि 1500 रुपए पे करने हैं जीएसटी, और मेरे पास 1000 रुपए बचे। तो उसमें से क्या करना आप सबसे पहले, ये टोटल मिला के, तो इसमें 1500 का मैं हिसाब बता रहा हूँ। तो इसमें से हो सकता है कि, अरे यार हाँ, इसमें से मुझे आईजीएसटी कितना पे करना होगा? 700 रुपए। सब एग्जाम्पल है, ठीक है? लेकिन जो भी एग्जाम्पल है वो प्रॉपर है। सीजीएसटी कितना पे करना है इसमें से? मान लो कि 400 रुपए, है ना? और ये एसजीएसटी कितना है? 400 रुपए। सर क्यों ये दो सेम रखा? ऑफ कोर्स सीजीएसटी एसजीएसटी तो सेम होना है, हमेशा सेम होने चाहिए ये, ठीक है सर? यस, ये मेरा पेएबल है, ऐसे करके मुझे टोटल 1500 रुपए पे करना। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भैया ये 1000 रुपए का यूटिलाइजेशन आप तो कैसे करोगे? पहले 1000 रुपए आप यूज करोगी ये इसके साथ में, ठीक है? देखो पहले क्या बोला है, आईजीएसटी का पे होना चाहिए। देखो आईजीएसटी के साथ में तो यहाँ पे 700 यूज हो जाएंगे, बचेगा क्या टुल्लू? जीरो, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, अपना हिसाब हो गया इनका। अब इसमें से कितने बचे हैं? 300 रुपए।
ठीक है। उसमें से आप पहले किसको पे करोगे? इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर आ जाएगा इसमें, यहाँ कितने बचे इसमें से? 700 प्लस 300 हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपए पे करना बाकी है अभी। राइट, हो गया खत्म सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना। अगर फिर बाद में और अगर बचता, यहाँ पे अगर ज्यादा होता, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 2000 होता तो ये 700 तो हो गया, ये 400 फिर बाद में पे होता और उसके बाद ये 400 भी पे होता, अगर 2000 होता तो। लेकिन कम अगर है तो इसी के ऑर्डर में ही पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो लेकिन हमें पे करने वाली बात है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके सर, है ना। सेम चीज अभी सीजीएसटी के केस में। ठीक है, आईजीएसटी का था तो वो भी सेंट्रल का है, सीजीएसटी का है सेंट्रल का ही, तो क्या बोलता है? पहले तो आप सीजीएसटी का सीजीएसटी पे कर दो। ठीक है, सीजीएसटी का सीजीएसटी पे कर दो, याद देखो ये वाला। ठीक है, और बाद में बचा तो आईजीएसटी पे कर दो। और सर एसजीएसटी नहीं पे कर सकते क्या? नहीं 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 भैया, सेंट्रल का पैसा ही है। सेंट्रल का पैसा है तो सेंट्रल में ही हिसाब होना चाहिए, ये सीजीएसटी के लिए स्पेशली, और आईजीएसटी के लिए आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, सेंट्रल और स्टेट में भी। ठीक है, लेकिन सीजीएसटी के लिए सिर्फ सीजीएसटी का, सीजीएसटी और आईजीएसटी सेंट्रल का ही, तो वहां पे कर सकते हो। यस सर। और फिर वैसा ही तो फिर स्टेट वाले भी बोलेंगे ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं स्टेट वाले? स्टेट गवर्नमेंट का जो इनपुट है वो पहले तो आप सेंट्रल का, सॉरी स्टेट का स्टेट में हिसाब कर दो। बहुत ही सीधी सी बात है ना। अगर मेरे पास स्टेट का पैसा पड़ा है तो पहले स्टेट का पैसा के साथ में हिसाब करूंगा मैं, इसलिए स्टेट का पहले। या फिर यूटी जीएसटी भी हो सकता है, तो यूटी जीएसटी होगा तो यूटी जीएसटी लगेगा, और एसजीएसटी है तो एसजीएसटी लगेगा। यस। और उसके बाद अगर बचा तो आप आईजीएसटी यूज करोगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, आपको एसजीएसटी पे करना है ना, एक सॉरी एसजीएसटी का आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपको पे क्या करना है? पहले एसजीएसटी पे करना है, उसके बाद आईजीएसटी पे करना है। बट आईजीएसटी के लिए आप तभी यूज कर सकते हो, पहले आप इसको तो यूज कर लो। ये सीजीएसटी का पहले यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सीजीएसटी यूटिलाइजेशन होने के बाद अगर आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तो फिर आप आईजीएसटी को पे कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन ना लो, समझा तो समझा, भी नहीं तो फिर प्रैक्टिकल के साथ में तो समझ जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब उनका बोलना ऐसा है कि यार पहले हमारा सेंट्रल का हिसाब पहले सेंट्रल के साथ कर दो, उसके बाद बचा तो स्टेट का भी यूज कर सकते हो उससे मिले। ठीक है सर। ठीक है, ये ऐसा उनका फ्रेमवर्क है ना, उन्होंने ये बना के दिया हुआ है फ्रेमवर्क जीएसटी में। जीएसटी के लॉ में सब लिख के दिया हुआ है उन्होंने, ताकि लोग इसको फॉलो करें। राइट, उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉमन पोर्टल है, सब बता रहे हैं हमको ये जीएसटी वाले। हमारा पोर्टल बनाया हुआ है, कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटी का पोर्टल, दिखा दूंगा आपको, दिखा हुआ भी कुछ नहीं, गूगल में जीएसटी लिख दो आप, सबसे पहले जो भी लिंक आएगी वो जीएसटी का पोर्टल है। ठीक है, वो यहाँ पे लिंक दिए है ना। तो ये क्या है, उन्होंने एक कॉमन पोर्टल बनाया। देखो कॉमन क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि यार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी जीएसटी सब मिला के उन्होंने जो एक पोर्टल बनाया है हमारे लिए, तो एक ही जीएसटी। ठीक है, हम मतलब कौन? डीलर वगैरह, जो भी चार्टर्ड वगैरह, जो भी प्रोफेशनल है, सबके लिए तो जीएसटी एक ही है, उनका हिसाब वो करते बैठेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक ये कौन मैनेज करता है? जीएसटीएन, है ना। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क बोलते हैं इसको, लॉन्ग फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? जीएसटीएन एक कंपनी बनाई है सारे गवर्नमेंट ने मिला के, है ना। ये गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली जीएसटीएन, उन्होंने क्या बनाया है? जीएसटी का पोर्टल। सिंपल। ठीक है, बता दिया हमने, सुन लिया। ओके सर। अभी क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला जीएसटी वालों ने कि कुछ जीएसपीज होंगे और एएसपीज होंगे। जीएसपीज मतलब कौन? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, मतलब जिनके पास पूरा का पूरा हमारे जीएसटी पोर्टल का एक्सेस वगैरह होगा। यार वैसा तो हमारे पास भी है, हम भी तो रजिस्ट्रेशन करते हैं बिना जीएसटी के। लेकिन उनका बोलना यह है कि इनको थोड़े से ज्यादा राइट्स मिलेंगे, ये जीएसपीज को। मतलब ये क्या कर सकते हैं बेसिकली, इनको सिस्टम का राइट्स मिलेगा, और सिस्टम का जो बैकएंड डेटा होता है ना,
उसके साथ में ये लोग रिपोर्ट्स वगैरह बना पाएंगे, राइट? मतलब ये अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे सिंपली, और हमारे जीएसटी पोर्टल के साथ में लिंक कर देंगे, ठीक है? तो सर ये सॉफ्टवेयर बना के क्या करेंगे? तो बेसिकली एक बात बताओ, ये जो सॉफ्टवेयर बेचने वाले हैं ना, जैसा क्लियर टैक्स है, टैक्स प्रो है, ऐसी 50 से 60 कंपनीज है, इन्होंने गवर्नमेंट से ये लाइसेंस टाइप का चीज लिया हुआ है, मतलब जीएसपी बने उसके, और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना के हम जैसे प्रोफेशनल्स, आप जैसे लोग जो बिजनेसमैन है, सब लोगों को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ठीक है? मतलब ये लोग सॉफ्टवेयर का धंधा कर रहे हैं जीएसटी के साथ में रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है? बहुत ही सिंपल। यस सर, है ना? देखो यहाँ पे क्लियर टैक्स कंप्यूटर टैक्स मैंने लिखा हुआ है ना? बस उनके पास ज्यादा राइट्स है बेसिकली पोर्टल के साथ में डेटा को एक्सेस करने के, इसीलिए। समझ गया? यस। अभी क्या है सर, एक कंपनसेशन सेस है। सर ये क्यों आया? ये इसीलिए आया, बेसिकली देखो, जीएसटी आने के पहले ये बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है? तो उससे ना गवर्नमेंट के पास में बहुत रेवेन्यू होता था, बहुत पैसा कमाती थी गवर्नमेंट। अभी क्या हो गया ना, जीएसटी आने से उनका पैसा हो गया कम, जैसा मैंने बताया आपको, सेंट्रल का टैक्स अलग लगता था, फिर वैट का लगता था, फिर वैट का कभी क्रेडिट मिलता था, नहीं मिलता था, तो जो हिसाब किया उन्होंने शुरुआत में, और उन्होंने देखा कि मेरा साल भर में मान लो 2 लाख 3 लाख करोड़, 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं, 2 लाख 3 लाख करोड़ का जो टर्नओवर होता था, सॉरी रेवेन्यू होता था गवर्नमेंट को, वो शायद उनका कम हो गया जीएसटी आने की वजह से। इसलिए उन्होंने बोला कि कंपनसेशन सेस भी लगाओ। तो ये 5 साल के लिए लगाया था शुरुआत में, फिर और उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह है कि यार हमारा तो पैसा कम हो रहा है, हमारा रिकवर नहीं हुआ पैसा पुराना। तो फिर गवर्नमेंट ने और इसको, ये टैक्स को, इस टैक्स ये बेसिकली सेस को एक्सटेंड किया मार्च 2026 तक। तो 2026 तक ये लगेगा बाद में और ये बंद हो जाएगा, ठीक है? यस, नहीं तो और अगर पेट फूल गया पॉलिटिशियंस का, तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो पैसा मिला ही नहीं, और बढ़ाओ उसके रेट, तो फिर और बढ़ेगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? कस्टमर का होता है, ठीक है? ये अपने पंगे चलते रहते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी, अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। ऑफ कोर्स जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं यही है ना? जो कि खाए पे लगता है, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिवाय। सिवाय किसको? दारू, अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक मतलब ये वाला लिकर, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, है ना? इस पे छोड़ के, इस पे नहीं लगेगा, इनका ये बोलना है। पेट्रोलियम पे नहीं लगेगा, मतलब पेट्रोल पे नहीं लगेगा, डीजल पे नहीं लगेगा, पेट्रोल पे नहीं लगेगा, पेट्रोलियम क्रूड मतलब जो जो इससे निकलता है ना, जो समंदर से निकलता है, टैंक से निकलता है, क्या बोलते हैं उसको यार, है ना? क्रूड ऑयल बेसिकली, उस पे नहीं लगेगा, डीजल पे नहीं, पेट्रोल पे नहीं। एटीएफ मतलब जो प्लेन प्लेन में जो लगता है ना, उसको एटीएफ बोलते हैं, मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल, वो ज्यादा प्योर होता है बेसिकली। इस पे नहीं लगेगा, नेचुरल गैसेस पे नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। यस सर, बहुत ही बेसिक बेसिक हम लोग चीजें पढ़े। अब नेक्स्ट है इसमें टैक्स सब्ज्यूम्ड। सर ये सब्ज्यूम मतलब खा जाना, टैक्सेस ये जीएसटी ने पूरे खा गया। मतलब क्या है सर? जो पुराने कुछ टैक्सेस थे ना, उन सब को हटा दिया और सिर्फ एक ही टैक्स रखा, वो मतलब जीएसटी। तो पहले क्या क्या लगता था देख लो यहाँ पे। देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी मैंने बोला ये, और इसी के साथ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी छोड़ दो, मतलब एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है? यस सर। उसके बाद क्या लगता था? सर्विस टैक्स। देखो मैं बताऊं आपको, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट, डायरेक्ट बेचा नहीं, मैन्युफैक्चर हुआ, है ना? ये मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ, इसको बनाया, ठीक है? कुछ भी चीज बाद में बेचेंगे, उसके ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा, यस, है ना? एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, है ना? कुछ जो मेडिसिनल प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं ना, उसके ऊपर उसकी अलग ड्यूटी लगती थी, वो अलग, ठीक है? सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, ये जब इंपोर्ट वगैरह करते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है इंपोर्ट के लिए, अगर इंपोर्ट किया
तो यहाँ अगर मैन्युफैक्चर किया तो ड्यूटी लगती थी, इसलिए लोगों ने क्या किया था, इंपोर्ट करना चालू किया, है ना। मतलब हम लोग दूसरे देश से लेके आएंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट तो फिर तो यहाँ पे लगना नहीं चाहिए एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, हम तो कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, हम आपको लगाएंगे सीवीडी। मतलब क्या है बेसिकली, ये है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीवीडी मतलब, तो ये यही है, एक्साइज ड्यूटी ही है, बट उन्होंने उसका नाम कर दिया सीवीडी, जो कि काउंटर करेगा इंपोर्ट को। मतलब आप फॉरेन से लेके आओगे और बोलोगे कि हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला और लगा दिया सीवीडी। ठीक है, यस। उसके बाद और सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब जो वैट है ना, उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे। वैट एंड सीएसटी दोनों आ गए उसमें, है ना। फिर उसके सेंट्रल के आ गए सरचार्जेस एंड सेसेस। देखो, याद रखो, कितना याद रहता है आपको, है ना। यही सारी पंगे होते थे, प्रोफेशनल्स के साथ में भी होते थे और डीलर के साथ में भी होते थे। बहुत झगड़े लड़ाई होती थी, मतलब ऐसी वाली नहीं, कानूनी लड़ाई होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेट का टैक्सेस लगता था। देखो, ये सेंट्रल के हो गए पहले जो बताया, अब स्टेट के। ठीक है, फिर एनवायरमेंट टैक्स लगता था। देखो आप, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये अलग होते थे उसके। चलो, उसके बाद एंट्री टैक्स, है ना, परचेस टैक्स वगैरह। एंट्री टैक्स मतलब बेसिकली जो ऑक्ट्राई वगैरह होता था ना, बाहर जो सिटी के बाहर वगैरह, चुंगी नाका वगैरह करके बोलते थे उसको, पहले ऑक्ट्राई बोलते थे। तो उसकी बात है ना। तो इसलिए आप नागपुर वगैरह में देखोगे या कोई भी सिटी है ना, उसके बाहर एक एरिया होता है जिसको नाके के बाहर का एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, नाके के बाहर गोडाउन खरीद लेते थे, है ना। तो उनको ये ऑक्ट्रा नहीं लगता, तो ये टैक्स बचा लेते थे और बाद में धीरे धीरे करके वो माल को अंदर लेते जाते थे। ऐसा करके लोग, बिजनेसमैन लोग बहुत तरीका लगाते हैं। फिर वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। ये यहाँ पे लिखा है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वही है। ये सीएसटी है, ये वैट है इधर। फिर लग्जरी टैक्स, जो लग्जरी गुड्स वगैरह पे लगता है, कार वगैरह लोग बड़ी महंगी सी, तो ये लगाते थे अपना टैक्स, है ना। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, देखो इतने सारे टैक्सेस थे, है ना, याद भी नहीं रख पाएंगे हम लोग। तो इनका कहाँ कानून कायदे याद रहेंगे उतने, इसलिए बहुत पंगा होता है। ठीक है, तो ये सब टैक्सेस एक जगह आ गई जीएसटी में। यस सर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बस सिंपली लास्ट चीज है, ये बोले हैं कि यार कौन सी चीजें है जीएसटी के बाहर है अभी। ठीक है, अल्कोहल। अल्कोहल है ना बेसिकली जो दारू है, दारू पे जीएसटी नहीं लग रहा है। देखो, आउटसाइड जीएसटी मतलब जीएसटी के बाहर। ठीक है, तो जीएसटी पे बाहर है। इसका जो टैक्स है ना बेसिकली अल्कोहल पे लगने वाला, ये स्टेट के पास है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको लगवा सकती है, ये बोलना है उनका। ठीक है, ओके सर। तो जब बोलेंगे लगाना है तो लगा देंगे। पेट्रोलियम की गुड्स जो भी है, इसका जीएसटी काउंसिल क्या बोलता है, टू डिसाइड द डेट, मतलब ये कब से जीएसटी लगेगा उस पे, ये हम बताएंगे। ऐसा उनका बोलना है, जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच डेट द जीएसटी विल बी अप्लीकेबल, है ना। मतलब ये सेंट्रल है, जीएसटी काउंसिल मतलब जो जीएसटी की जो मेंबर्स है ना बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स लिवर्ड बाय लोकल बॉडीज लगता था, क्योंकि इसका जो टैक्स है लोकल बॉडी के पास है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इनकी हो चुकी होगी बातें कि हाँ आप टैक्स नहीं लगाओगे, लोकल टैक्स, है ना। या फिर अभी भी मुझे याद नहीं है, एलबीटी शायद आता आया था बीच में, है ना। अभी है या नहीं है तो वो भी याद नहीं है, क्योंकि जीएसटी के कारण ये सारी चीजें भूल चुके हैं हम लोग भी। ठीक है, तो ये चीज है लोकल बॉडी टैक्स का। तो उसके ऊपर कोई, मतलब ये हट गया है शायद ये भी, या पता नहीं इसका स्टेटस क्या है तो मुझे अभी, क्योंकि ये बहुत कम, ना के बराबर, यूं ही समझो कि नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, यही समझो। उसके बाद टोबैको। टोबैको विद इन द परिव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। ठीक है, इसका पावर टू लेवी जीएसटी एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो रिटेन। मतलब क्या है बेसिकली, ये टोबैको वगैरह जो है ना, इस पे जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज भी लग रहा है अभी भी, मतलब दोनों चीजें लग रही है इसके ऊपर, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, जीएसटी के लिए। तो ये था बेसिकली बेसिक बेसिक चीजें उसकी जीएसटी की, और बेसिक्स इंट्रोडक्शन बेसिकली जीएसटी का, इतनी सी सारी चीजें। ठीक है, ये समझने के लिए है बेसिकली कि कैसा सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने जीएसटी का। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्चुअल लॉ के अंदर, अभी बस लॉ के बाहर है, इंट्रोडक्शन था बस ये। ठीक है,
तो हमने पढ़ने के पहले ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, ताकि क्या है ना, थोड़ा कंप्लीटनेस रहा ना तो बड़ा अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कैसा जीएसटी बना हुआ है, कैसा नहीं है, तभी तो हम लोग आगे की बात करेंगे ना यार, तभी तो अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है, नहीं तो क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें ही छोड़ देंगे और हाई लेवल की बातें करेंगे तो मजा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आनी चाहिए ये चीज। यस गाइस। सो कैसा रहा सेशंस, मुझे बताओ, आपको कौन सी चीजें समझी, नहीं समझी, और जो भी डाउट हुए थोड़ा पूछ लो आप मुझे, और एटलीस्ट बोल दो क्या सीन है, तो आपका समझा नहीं समझा जो भी है आपका स्टेटस। यस, बोलो, मैसेज मत करो यार, प्लीज बोलो। है ना, आपको पता है मैं बोलने क्यों लगाता हूँ, तो आप बोलते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे बोलते हैं, मैं उनको सिखाऊं, और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ठीक है, तभी तो सारी चीजें खत्म होना चालू होगी, आपको बोलना पड़ेगा। यस, बताओ। निशा, वैभव, ऋतुजा, बोलो गाइस। कोई नहीं है, कोई नहीं है बोलने को। क्या हो गया बेटा? हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। स्टार्टिंग का मैंने कवर नहीं किया, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए मैंने। अच्छा, ये वाला चीज है, राइट? हाँ। ठीक है, देख लेना इसको वापस से एक बार, समझ जाएगा। कोई बहुत ही छोटा छोटा और सिंपल सिंपल चीज है, बेसिक से कुछ नहीं। और नेक्स्ट, वैभव, निशा, कोई नहीं बोल रहा है, पता नहीं। चलो ठीक है, कुछ होगा तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं, और कल भी सेशन रहेगा। ठीक है, कल भी सेशन रहेगा, तो हमारी जो 2 दिन की छुट्टी हुई है बेसिकली, 2 या 3 दिन की हुई है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, सो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग कल भी सेशन लेंगे, और पॉसिबल हुआ तो संडे को भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा इस वीक का कोटा कंप्लीट। ठीक है, जितनी चीजें हैं हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। ओके गाइस, सो चलो, आप निशा और वैभव, आपको आवाज आ रही है क्या बेटा? शो होगा तो पूछ लो यार। चलो done। ठीक है गाइस, है ना? सो आज के लिए हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं कल। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, एंड आस्ता ला विस्ता, बाय।